नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर कर रहे हैं। क्या गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सब एक आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, क्या वो इतिहास के शुरुआती वैज्ञानिक विचारकों में से एक हो सकते हैं? ये सवाल बहुत बढ़िया है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो बुद्ध की शिक्षाओं और जो वैज्ञानिक सोच के सिद्धांत हैं, उनके बीच कुछ काफी मतलब आश्चर्यजनक समानताएं दिखाते हैं। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या अध्यात्म और विज्ञान बिल्कुल अलग रास्ते हैं या कहीं मिलते भी हैं। तो चलिए इसी विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई लगभग 2500 साल पहले बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो आज भी वैज्ञानिक नजरिए से कितने प्रासंगिक हैं। और याद रखिए, बुद्ध ने खुद ही कहा था, किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि मैंने कहा है। हाँ, उसे स्वयं जांचो, परखो। यही सोच, यही भावना आज हमारी चर्चा का आधार है। सही बात। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जब हम कहते हैं वैज्ञानिक सोच, तो इसका मतलब क्या है? मतलब किस चीज को हम वैज्ञानिक कह रहे हैं? जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसमें शामिल है पहले से मानी हुई बातों पर, धारणाओं पर सवाल उठाना, प्रत्यक्ष अवलोकन, यानी जो आप खुद देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उस पर निर्भर रहना, कारण और प्रभाव को समझना, बिल्कुल कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, और सबूतों के आधार पर अपनी समझ को लगातार कंटिन्यूअसली बेहतर बनाना। एकदम सही। और यही सारे सिद्धांत आप देखिए बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में मिलते हैं। एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है कालाम सुत्त का। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, तो जब बुद्ध कालाम लोगों से मिले, वो बेचारे बड़े उलझन में थे। कई गुरु आते थे, अलग अलग बातें बताते थे। अच्छा। तो बुद्ध ने उनसे कहा, देखो, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो परंपरा है या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, या इसलिए कि वो किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है, या तुम्हारे गुरु ने कही है, या ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ इसलिए भी नहीं कि वो तर्क संगत लगती है। अरे वाह, ये तो किसी भी दावे को आंख बंद करके स्वीकार न करने की बात है, चाहे वो कितना भी बड़ा सोर्स क्यों ना हो। ये तो वैज्ञानिक संदेहवाद, साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म की जड़ है। बिल्कुल बिल्कुल वही। उन्होंने आगे कहा कि भाई, जब तुम खुद जानो अपने अनुभव से कि कौन सी बातें हानिकारक हैं, गलत हैं, बुद्धिमान लोग जिनकी निंदा करते हैं और जिन्हें अपनाने से नुकसान होता है, दुख मिलता है, तो उन्हें छोड़ दो। अच्छा। और इसके उलट, जब तुम स्वयं जानो कि कौन सी बातें अच्छी हैं, कुशल हैं, जिनमें कोई दोष नहीं, बुद्धिमान जिनकी प्रशंसा करते हैं और जिन्हें अपनाने से भला होता है, सुख मिलता है, तो उनको अपनाओ। ये पूरी प्रक्रिया, पहले देखो अवलोकन, फिर सोचो समझो विश्लेषण, और फिर किसी नतीजे पर पहुंचो, ये वैज्ञानिक पद्धति के, साइंटिफिक मेथड के बहुत ही करीब है। और फिर वो कारण और प्रभाव वाला जो पहलू है, वो मुझे हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, वो तो है ही। बुद्ध का पटिच्चय समुप्पाद का सिद्धांत। पटिच्चय समुप्पाद, हाँ, यानी आश्रित उत्पत्ति। ये थोड़ा गहरा विचार है, पर इसका मूल सार बहुत सीधा है। इसके होने पर वह उत्पन्न होता है, इसके ना होने पर वह उत्पन्न नहीं होता है। अच्छा, मतलब दिस बीइंग दैट बिकम्स, दिस नॉट बीइंग दैट डज नॉट बिकम, ऐसा कुछ। बिल्कुल यही। ये किसी भी चीज के होने के लिए जो जरूरी शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको समझने का एक ढांचा है। स्रोत इसे सिर्फ फलसफा नहीं मानते, बल्कि हमारे अपने अनुभव में कारण और कार्य की श्रृंखला को समझने का एक पहला मॉडल मानते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? जैसे सबसे प्रसिद्ध उदाहरण दुख का है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख या पीड़ा का जो मूल कारण है वो है तृष्णा, क्रेविंग, अटैचमेंट। तृष्णा, हाँ। तो अगर तृष्णा को ठीक से समझ लिया जाए और उसे खत्म कर दिया जाए, तो दुख भी अपने आप खत्म हो जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि बुद्ध ने इसे किसी भाग्य या देवी देवता पर नहीं छोड़ा। उन्होंने इसे सीधे सीधे अवलोकन करने योग्य, अनुभव की जा सकने वाली मानवीय स्थितियों से जोड़ा। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे आज विज्ञान किसी बीमारी के कारणों को ढूंढता है या किसी इकोसिस्टम के काम करने के तरीके को समझता है, ये हमारे आंतरिक जगत में मन के स्तर पर कारण कार्य संबंध की एक व्यवस्थित खोज थी। लेकिन विज्ञान तो अवलोकन के लिए बाहरी उपकरण इस्तेमाल करता है। माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, और भी बहुत कुछ। बुद्ध ने क्या इस्तेमाल किया? उनका उपकरण क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। बुद्ध का मुख्य उपकरण था ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान? लेकिन ध्यान तो मन शांत करने के लिए होता है ना? हाँ, वो उसका एक पहलू है, लेकिन बुद्ध के लिए वो सिर्फ उतना नहीं था। स्रोतों के अनुसार बुद्ध ने ध्यान को मन और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, विचार कैसे उठते हैं,
भावनाएं कैसे महसूस होती हैं, शारीरिक संवेदनाएं क्या हैं, इन सब का सीधे और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अवलोकन करने के लिए एक शक्तिशाली तकनीक के रूप में विकसित किया। ओह, मतलब एक तरह से मन की लैब। हाँ, आप कह सकती हैं। उन्होंने चेतना की प्रक्रिया की बहुत गहराई से जांच की। ये वैसा ही है जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में किसी पदार्थ की या किसी प्रक्रिया की बारीकी से जांच करता है। ये एक तरह की आंतरिक प्रयोगशाला थी, मन की प्रयोगशाला। तो ये एक तरह का आंतरिक मतलब इंटरनल एम्पेरिकल रिसर्च था। बिल्कुल, व्यक्तिपरक अनुभव, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का कठोर अनुशासित अवलोकन। और देखिए, मजे की बात यह है कि आज आधुनिक विज्ञान भी ध्यान के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा है, न्यूरोसाइंस में इस पर काफी काम हो रहा है। जी हाँ, न्यूरोसाइंटिस्ट देख रहे हैं कि ध्यान कैसे तनाव कम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और यहाँ तक कि हमारे मस्तिष्क की संरचना और उसके काम करने के तरीके को भी बदल सकता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। बिल्कुल, न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की अनुभवों के आधार पर खुद को बदलने की, पुनर्गठित करने की क्षमता। तो बुद्ध की तकनीकें आज वैज्ञानिक जांच का विषय बन गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी शिक्षाओं में अंधविश्वास के लिए या हठधर्मिता के लिए कोई जगह ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। बुद्ध का एक और बहुत प्रसिद्ध शब्द है एहिपस्सिको। एहिपस्सिको, इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ है आओ और स्वयं देखो। कम एंड सी फॉर योरसेल्फ। ये एक खुला निमंत्रण था। उनकी पूरी पद्धति, उनका पूरा सिस्टम अनुभव आधारित सत्यापन पर, एक्सपीरियंशियल वेरिफिकेशन पर टिका था। अच्छा, जैसे वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के नतीजे दूसरे वैज्ञानिकों के सामने रखते हैं, समीक्षा के लिए, दोहराने के लिए, है ना? हाँ, पीयर रिव्यू जिसे कहते हैं। जी, वैसे ही बुद्ध ने ध्यान की तकनीकें सिखाई और अपने अनुयायियों से कहा कि भाई खुद इस रास्ते पर चलो, खुद अनुभव करो और नतीजों को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करो। सत्य को मानना नहीं था, उसे जानना था, अनुभव करना था। तो ये सब आज क्यों मायने रखता है? ये सिर्फ एक ऐतिहासिक रुचि की बात है या इसका आज भी कोई महत्व है? मेरे ख्याल में तो आज इसका महत्व पहले से कहीं ज्यादा है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सूचनाओं का अंबार है, सही गलत, सच झूठ सब मिला हुआ है। हाँ, ये तो है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, ऐसे में बुद्ध का जो दृष्टिकोण था, संदेह करना, सवाल पूछना, सीधे अनुभव और अवलोकन से जवाब खोजना और किसी बाहरी सत्ता पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक समझ, अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना सीखना, ये हमें आज के इस सूचना के शोरगुल से निपटने में बहुत मदद कर सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या सच्चा ज्ञान और समझ सिर्फ बाहरी दुनिया के प्रयोगों और डेटा से ही मिल सकती? या फिर जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं, क्या मन का सचेत, अनुशासित आंतरिक अवलोकन, क्या उससे मिली अंतर्दृष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण और वैध हो सकती है? शायद ज्ञान के ये दोनों तरीके, बाहरी अवलोकन और आंतरिक अवलोकन, अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। शायद ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता खुद मनन कर सकते हैं, सोच सकते हैं।